नमस्कार। आप देख रहे हैं बिस्तक का खास शो बजट और बाजार। जैसे कि आपको पता है कि बजट बेहद ही नजदीक है, तो ऐसे में बजट से एक्सपेक्टेशन क्या है ये आपको बताएंगे। और साथ ही साथ क्या बजट से पहले जो मैराथन रन इंडियन मार्केट्स पे देखने को मिला है वो आने वाले समय के लिए कंटिन्यू रहेगा या फिर अब सतर्क होने की जरूरत है बाजार पे, इस मुद्दे को भी उठाएंगे। और आज से हम ये सीरीज शुरू कर रहे हैं। रोज आपको बजट और बाजार बिस्तक पे दिखाई देगा। और आपको जैसे पता ही है कि बजट की सबसे बड़ी कवरेज आपको इसी चैनल पे नजर आएगी। आज के हमारे खास मेहमान हैं शरद अवस्थी जी, पीसीजी रिसर्च के हेड। शरद जी नमस्कार, स्वागत है आपका बिस्तक पे। नमस्कार सर, धन्यवाद। सर पहला सवाल तो बाजार पे ही होगा। ये जो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़े जा रहा है बाजार, ऐसा क्या आने वाला है बजट में? देखिए, बजट में मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा चेंजेस की तो नहीं है, बट थोड़ा बहुत हो सकता है। पर्सनल इनकम टैक्स रेट में टिंकरिंग हो, थोड़ा सा रूरल साइड पे फोकस हो, जिसकी वजह से आपको एफएमसीजी में एक बढ़िया ऑप्टिक मिलनी चाहिए। प्लस आपको एडिशनल जो डिमांड साइड टिकर्स किकर्स हैं वो मिलने चाहिए अगर टैक्स रेट्स में थोड़ा फेवरेबल बदलाव आता है, क्योंकि पर्सनल इनकम टैक्स रेट्स में बहुत समय से कोई खास बदलाव आए नहीं है। इसके अलावा मुझे लगता है कि थोड़े बहुत बदलाव इस रीजन से भी आ सकते हैं कि नई टैक्स रेजिम में ज्यादा से ज्यादा लोग स्विच करें और ग्रेजुअली पुरानी टैक्स रेजिम को स्क्रैप करने की जगह बनाई जाए। तो इसलिए मुझे लगता है थोड़ा एक्साइटमेंट है। प्लस इनिशियली लोगों को बहुत ज्यादा डर भी लगने लगा है कि बहुत सारी चीजें छूट जाएंगी, क्या होगा नहीं होगा। तो फियर ऑफ मिसिंग आउट भी है एक। बट मुझे लगता है अभी भी बबल टेरिटरी में नहीं है, बट ऑब्वियसली अब सस्ते नहीं है। साल भर पहले शायद आइडियाज निकालना जितना आसान था, अब हम लोगों के लिए उतना आसान नहीं रहा। लेकिन फिर भी कुछ पॉकेट्स हैं जहां आपको ये अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, तो सिलेक्टिव रहिए, उन स्पेसेस में रहिए जहां बहुत ज्यादा वैल्यूएशंस ओवरहीट नहीं हो गई हैं एक्सपेक्टेशन के बल पर। तो वहां मुझे लगता है अभी भी आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। बट अक्रॉस द बोर्ड शायद बाजार अब इतना आसान नहीं है। सर बीजेपी को पूर्ण बहुमत तो मिला नहीं, तो इस बार आपको क्या लग रहा है ये जो जोड़ तोड़ की सरकार है, क्या ये उन्हीं पॉलिसी रिफॉर्म्स को कंटिन्यू कर पाएगी इस बजट में, या फिर कुछ सहयोगी पार्टियों को खुश करने पे जोर होगा, या फिर ग्रामीण क्षेत्र पे एलोकेशन बढ़ाने पर सरकार का जोर रहेगा इस बजट में? देखिए, ग्रामीण क्षेत्र पे तो फोकस रहेगा। हमारा ये मानना है कि रूरल इंडिया पे फोकस रहेगा, और वो इरेस्पेक्टिव ऑफ इस बात के होगा कि ये सरकार गठबंधन की है या मेजोरिटी की है। ग्रामीण सेक्टर पे जरूर फोकस होगा, रिन्यूएबल एनर्जी पे जरूर फोकस होगा। थोड़ा बहुत डिमांडिंग हो सकते हैं जो कोएलिशन पार्टनर्स है, खास करके चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी। बट देखिए, बिहार की जो कंडीशन है इन टर्म्स ऑफ पिछड़ा स्टेट, जैसे पहले बीमारू स्टेट के कुछ 3-4 स्टेट्स थे हमारे पास, अब बिहार अभी भी उस प्रॉब्लम जोन में रह गया है। एमपी यूपी में थोड़ा उत्थान हुआ है। तो मुझे लगता है अगर बिहार के प्रति एलोकेशन बढ़ता भी है तो वो देश के लिए एक पॉजिटिव चीज है, क्योंकि आप जब इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करते हैं तो आप किसी भी सेगमेंट को छोड़ नहीं सकते। पिछले कुछ समय में हमने नॉर्थ ईस्ट पे होने वाला काम देखा है। तो मुझे लगता है अगर आपको इंक्लूड करना है सारे स्टेट्स को, सारे जेंडर बायस को, सारे धर्म के लोगों को, तो आप किसी स्टेट को पीछे नहीं छोड़ सकते। अगर कोई स्टेट पिछड़ा रह जाएगा तो इंडिया डेवलप नहीं हो सकता। तो मुझे लगता है बिहार के प्रति अगर वो खर्च होता है तो वो काफी पॉजिटिव है, क्योंकि अभी भी काफी पिछड़ा हुआ है वहां पे। तो वो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट ही होना चाहिए। थोड़ी बहुत आर्म ट्विस्टिंग हो सकती है, बट मुझे नहीं लगता कि टोटल नेशनल एलोकेशन में उससे बहुत ज्यादा कोई फर्क पड़ेगा। सर सबको साथ में लेकर चलना, सबका विकास करना तो सरकार की प्राथमिकता है ही, लेकिन क्या फ्री की रेवड़ियां बांटने पे सरकार का फोकस होगा इस बजट पे? देखिए, थोड़ा बहुत तो सभी लोग करते हैं, क्योंकि हमारे देश में अभी भी गरीबी थोड़ी ज्यादा है, और भूखे पेट आदमी ज्यादा इकोनॉमिक्स नहीं समझ पाता है। तो मुझे लगता है जहां जरूरत है एलोकेशन उसी बेसिस पे होना चाहिए। मोस्ट प्रोबेबली फोकस इस पे रहेगा कि आपकी जो कंडीशन है पॉवर्टी डिमिनिश करने की फोकस रहेगा, और आपकी कमाई के हिसाब से ज्यादातर एलोकेशंस होंगे रादर देन की जाति के हिसाब से। तो वो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, क्योंकि मुझे लगता है हर जाति में गरीब और अमीर लोग हैं, तो जो गरीब लोग हैं उन्हें सपोर्ट की बहुत जरूरत है। तो वहां अगर सरकार उस टाइप से वो फोकस डिजाइन भी करती है तो मेरे हिसाब से सरकार का एक मेजर रोल भी वही है। तो हैव नॉट्स हैव जो मस्ट ज्यादा है जिनके पास, वहां से हैव नॉट्स को ट्रांसफर करना वेल्थ को। तो वो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। मुझे लगता है थोड़ा बहुत तो हर सरकार करती है, ये सरकार भी करेगी। बट जो डर बाजार को लगना चाहिए कि फिजिकल जो डिसिप्लिन था उसमें बहुत बड़ा कोई बदलाव आ जाएगा, मुझे नहीं लगता उसमें कोई बहुत बड़ा बदलाव होगा। नॉर्मल लिमिट्स में रह के जो करना चाहिए वो सरकार करेगी। सर बाजार बहुत तेजी से दौड़ गया और बहुत लोग पीछे छूट गए हैं। एक तो पहले चुनावों का डर था। अच्छा, चुनाव का डर सही भी साबित हुआ, एकदम से मार्केट गोता लगा गया था 4 जून को। लेकिन उसके बाद जो
पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, वो अब तक यही सोच रहे हैं कि अब पैसा डालें कि नहीं डालें। सर कोई करेक्शन आ सकता है क्या मार्केट में बजट के बाद, जिसमें खरीदारी का मौका मिल जाए निवेशकों को? अह, देखिए, करेक्शन का ऐसा है कि किसी पॉकेट में आएगा या पूरे बाजार में आएगा, ये बोलना थोड़ा मुश्किल है। और ज्यादातर ये जो प्रॉब्लम है, करेक्शन एंटिसिपेट करने की लोगों की एक आदत होती है। मुझे लगता है बार बार ये आदत नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि जितना पैसा करेक्शन खोजने में आप खो देते हैं, उससे ज्यादा पैसा शायद इन्वेस्टेड रहने में बन जाए। और ग्लोबली ये सीन रहा है, ज्यादातर लोग करेक्शन एंटिसिपेट करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, करेक्शन आएगी करेक्शन आएगी। बट मेरे हिसाब से ये करने का कोई मतलब नहीं है। आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आपकी अप्रोच पे डिफाइन करता है। जैसे मुझे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से जहाँ वैल्यूएशन कंफर्ट आता है, वहां मैं अपनी पोजीशंस बनाता हूँ और उन स्टॉक्स को होल्ड करता हूँ या रिकमेंड करता हूँ। तो आप अपनी अप्रोच समझे, आप मोमेंटम इन्वेस्टिंग कर रहे हैं या फंडामेंटल इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, जैसे आप वैल्यू इन्वेस्टर हैं, और उस हिसाब से अपनी अप्रोच को रिडिजाइन करके उस हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहिए, रादर देन कि हर बार ये न्यूज फ्लो के हिसाब से टाइमिंग करने की कोशिश करना। क्योंकि ये बजट हो चाहे इलेक्शन हो, मेरे हिसाब से एक दो दिन बहुत स्टीप रिएक्शंस आ सकते हैं, बट वो लॉन्ग टर्म ऐसा कुछ चेंज नहीं हो जाता उससे बाजार की डायरेक्शंस पे। और इंडिया लार्जली एक ऐसी जगह पे बैठा हुआ है जहां हमारे हिसाब से हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड काफी स्ट्रांग रहेगा। डेमोग्राफिक डिविडेंड हमेशा से था, बट अगले 10-20 सालों में ग्लोबली अगर आप कंपेयर करें तो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड एक मच सुपीरियर लेवल पे रहेगा। और अगर सरकार की नीतियां भी ठीक ठाक इसको चैनलाइज कर पाती हैं और अपने आप को इकोनॉमिक पावर हाउस बनाने में और प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने में, तो मुझे लगता है काफी बड़ा इंप्रूवमेंट आपको आने वाले समय में देखने मिल सकता है। तो छोटी छोटी करेक्शंस को टाइम करने की कोशिश मत कीजिए छोटे छोटे इवेंट्स पे। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो एटलीस्ट एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्रोसेस के हिसाब से हर महीना थोड़ा थोड़ा करके एलोकेट करिए। अगर आपको बहुत ज्यादा डर लगता है तो ओवर अ पीरियड स्टैगर करके एलोकेट करिए। बट करेक्शंस को आप खोजते रह जाएंगे जीरो एक्सपोजर लेके, तो मुझे लगता है वो थोड़ा सा मुश्किल हो। सर अब बिस्तक का परिवार बहुत बड़ा हो गया है और बहुत सारे व्यूअर्स हमारे साथ अब जुड़ गए हैं। और ना हम जो लाइव शोज करते हैं, इनफैक्ट जो मैं एंकर करता हूँ लाइव शोज, उसमें भी मेरे को ऐसी चीज समझ में आ रही है अभी कि लोगों की मेंटालिटी इस समय क्या हो गई है कि देखिए करेक्शन तो आ सकता है, ये तो सबको पता है, लेकिन ना पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, पर पार्टिसिपेट कैसे कर रहे हैं? एक हफ्ते के लिए, एक महीने के लिए ऐसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ऐसे टाइमिंग कर सकते हैं क्या बजट को? क्योंकि अभी जो मैं देख रहा हूँ ना वो ये है कि सवाल हमारे पास कैसे आते हैं, रेलवे स्टॉक्स, डिफेंस स्टॉक्स, ये जो हाउस बिल्डिंग वाले जो स्टॉक्स हैं, सारे बजट से रिलेटेड स्टॉक्स के ऊपर ही सवाल आते हैं ज्यादातर। तो सर क्या यही सेक्टर्स हैं जिस पे फोकस करना चाहिए? देखिए, टिपिकली बजट से रिलेटेड मुझे लगता है कि ये खास करके डिफेंस और रेलवेज में हो सकता है आपको थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट ही मिले, क्योंकि ये थोड़े कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर्स हैं और बहुत ज्यादा लीनियर मूवमेंट इनमें नहीं होती है। हालांकि लॉन्ग टर्म जो नीतियां हैं सरकार की और डिफेंस में जिस तरीके से जो इम्प्रूवमेंट होना है, मेरे हिसाब से ज्यादातर स्टॉक्स नीचे से 3 गुना या 4 गुना हो चुके हैं। अप्रैल से अभी तक ज्यादातर स्टॉक्स में 50 से 60% रैली आ चुकी है। तो उसके पहले वाली रैली तो फिर भी आप डाइजेस्ट कर सकते थे, लेकिन अप्रैल से अभी तक वाली जो रैली है, मुझे लगता है ये थोड़ा सा एबरेशन है इस पूरी स्पेस में। ज्यादातर स्टॉक्स 45 से 55 टाइम फॉरवर्ड पे ट्रेड कर रहे हैं, जहाँ की ये टीटीएम पे 10-15 टाइम ट्रेड करते थे। और ग्रोथ रेट्स वगैरह अग्रेसिव हो सकते हैं, बट अब ये 50-55 टाइम में स्टोरी पार्ट ज्यादा है रादर देन की वैल्यू बाइंग के। तो मुझे लगता है ग्रेजुअली ग्रोथ आएगी। हो सकता है अगले 5 साल के लिए अगर कोई पूछे तो मैं बोलूंगा हाँ, बहुत बढ़िया सेक्टर्स हैं, बहुत कुछ करेंगे। लेकिन क्या अगले 5 साल में हमें इससे अच्छे भाव नहीं मिलेंगे? मुझे लगता है बिल्कुल मिलेंगे। तो जब आप 5 साल की स्टोरी ले रहे हैं, तो आप ये समझ के लीजिए कि अगले साल 1.5 साल में हो सकता है आपको इससे मच बेटर प्राइसेस मिले इन स्टॉक्स में। 50-55 टाइम पे पूरा स्टोरी बेस्ड टाइप हो गया, तो अभी थोड़ा सा अवॉइड करिए, एक्चुअल नंबर्स को आने दीजिए। मेरे हिसाब से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये नॉर्मलाइज होगा इनका वैल्यूएशन जो है। और अगले 3 से 9 महीनों में आपको ये समझ में आएगा कि शायद हम जितना यूफोरिक हो रहे हैं कि हर क्वार्टर कुछ जादू होने वाला है, वैसा इन बिजनेसेस में होता नहीं है। इवन की फाइनेंस कंपनीज में भी इनहेरेंट पॉजिटिव्स हैं उनमें, चाहे रेडा हो चाहे आईआरएफसी हो। बट अब जो वैल्यूएशंस पे ये स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं, मुझे लगता है फ्रॉथ थोड़ा ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो वहां से आपको एक डिसेंट करेक्शन मिल सकती है। थीम को प्ले करने में कोई बुराई नहीं है। आप अगर मोमेंटम इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, आप ट्रेडिंग की साइकोलॉजी समझते हैं और आप रह सकते हैं, लेकिन आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना होगा कि कभी भी बड़े कट्स इनमें आ सकते हैं। इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद हमने देखा था किस टाइप के कट्स इनमें आए थे। बट ऑब्वियसली अप्रैल ऑनवर्ड्स जो रैली आई है वो भी माइंड ब्लोइंग है। 2-3 महीनों में 50% रुपया बहुत बड़ी रिटर्न होती है। तो मुझे लगता है ये एक पॉजिटिव ट्रेंड है, लॉन्ग टर्म काफी पॉजिटिव है इन स्टॉक्स के लिए। बट ये प्राइसेस में आपको बहुत ज्यादा
रिस्क एज एन इन्वेस्टर नहीं लेना चाहिए। एज ए ट्रेडर आप ऑब्वियसली ट्रेल करते हुए मोमेंटम को प्ले कर सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं। अच्छा, क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रेलवेज और डिफेंस इतना तेज चलेंगे पोस्ट इलेक्शंस? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था। मेरी सिर्फ एक पिक थी, क्योंकि बाकी सारे ऑलरेडी जितने 35-40 टाइम फॉरवर्ड पे ट्रेड कर रहे थे, मैं बिल्कुल नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था। अब हम सिर्फ BML रिकमेंड कर रहे थे, वो भी हमारे लक्ष्य 4,000 के थे, अभी तो शायद 5,000 के ऊपर चला गया है। तो थोड़ा ज्यादा यूफोरिक है, पॉजिटिव है बाजार। मैं भी मानता हूँ कि लॉन्ग टर्म में ये स्पेस को काफी अच्छा करना चाहिए। रेलवे शायद सस्टेनेबल वे में अगले 5-10 साल नहीं कर पाए, बट डिफेंस पे मैं बहुत पॉजिटिव हूँ लॉन्ग टर्म में। बट वही मेरा मानना है कि अगले साल से 1.5 साल में मुझे इससे मच बेटर प्राइसेस मिल सकते हैं। तो मैं रादर उस एंट्री पॉइंट का वेट करूंगा, और मैं उसमें खुश हूँ। मतलब अगर आप एज एन इन्वेस्टर आप उसमें दुखी होते हैं कि भाई मैंने सोचा था बढ़ गया, मैं नहीं ले पाया, वो ठीक है, आपकी अप्रोच है। मेरी अप्रोच है कि मैं, मेरे को जब फेयर वैल्यूएशन मिलेगी मैं तभी लूंगा, अगर नहीं मिलेगी तो मैं नहीं लूंगा, और मैं उसमें संतुष्ट हूँ। अगर आप वैसे कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप मोमेंटम इन्वेस्टिंग कीजिए। लोग इतने टेक्निकल कॉल्स देते हैं, आप चार्ट्स देख के मोमेंटम को ट्रेड करते रहिए और अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते रहिए, वो भी एक तरीका हो सकता है। सर, ऐसा लग रहा है कि इस बार सरकार के पास ना ये जो टैक्स कलेक्शन हुए तो कुछ पैसे की कमी तो है नहीं, तो क्या निजीकरण के ऊपर सरकार का फोकस होगा, या फिर जिस तरीके का रिवाइवल हमने सरकारी कंपनियों में देखा है, तो सरकारी कंपनियां इस साल भी फोकस में रह सकती हैं और ये PSU स्टॉक्स और दौड़ सकते हैं? अक्रॉस द बोर्ड देखिए, जो मैं वैल्यूएशन देख रहा हूँ PSU स्टॉक्स के, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा दौड़ने की गुंजाइश है, अगर आप एक सम व्यू मांगे तो। बट कुछ पॉकेट्स हैं, खास करके मेरे हिसाब से ज्यादातर डिस्कशंस PFC REC की तरफ होते हैं, क्योंकि नीचे से काफी बड़ा उछाल आया है उनमें, और रेन्यूएबल पावर की डिमांड काफी तगड़ी रहेगी। तो अगर इरेडा की मूवमेंट एक गाइडलाइन है, तो मुझे लगता है PFC REC अभी भी बहुत सस्ते है। बट सेंसिबल वैल्यूएशंस पे मुझे लगता है अब यहाँ से अगर आप अगले 3-4 साल 15% सालाना रिटर्न से खुश हैं, तो PFC REC एक डिसेंट बेट होगी। बट पिछले 2 साल में जो रिटर्न्स आए, वो अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रिपीट होंगे, तो मुझे लगता है वो काफी मुश्किल होने वाला है आने वाले समय के लिए। और जहाँ तक आप अक्रॉस और बाकी PSUs का सवाल है, OMCs में प्राइवेटाइजेशन मुझे लगता है अब थोड़ा सा बैक बर्नर पे रहेगा। सेलेक्ट कंपनीज में होगा, बट एक जो अक्रॉस द बोर्ड खास करके बड़ी प्रॉफिटेबल इकाइयों में मोस्ट प्रोबेबली जो डिसइन्वेस्टमेंट है वो स्लो डाउन पे स्लो ही होगा, बहुत ज्यादा उसमें से उम्मीद नहीं करनी चाहिए। सरकारी पॉलिसीज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए बहुत तगड़ी हैं। हमने देखा बीते 5 साल में किस तरीके की पॉलिसी सरकार ने निकाली, और खासतौर से PLI स्कीम्स का बेनिफिट बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां ले रही हैं। क्या इस बजट में भी कुछ ऐसे ऐलान हो सकते हैं, या फिर सरकार सर्विसेज सेक्टर पर भी जोर देगी? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि सर, हमारा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अभी मैन्युफैक्चरिंग में इतना नहीं है जितना सर्विसेज में है। तो क्या सर्विसेज सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए जोर होना चाहिए, या फिर मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए सरकार का फोकस होना चाहिए? रजत जी, इसमें एक चीज समझने की है कि मैन्युफैक्चरिंग अगर हमारा कोर पॉइंट रहा है, जहां हम कंपैरेटिवली स्लोअर रहे हैं विज़ा वी ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज या इवन पीयर अपॉर्चुनिटीज, चाहे आप साउथ ईस्ट एशियन इकोनॉमीज ले लीजिए, चाइना ले लीजिए, तो मुझे लगता है वहाँ कंपैरिजन में हम थोड़ा पीछे रह गए। सर्विसेज में IT रिवोल्यूशन और IT ऑफशोरिंग सर्विसेज वगैरह में हमने काफ़ी अच्छी पकड़ बनाई है ग्लोबली। आज के दिन भी हमारी जो बड़ी सर्विसेज कंपनीज हैं वो काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं। तो मुझे लगता है फोकस मैन्युफैक्चरिंग पे रहेगा। सेमीकंडक्टर, ग्रीन एनर्जी, ये सब पे भी फोकस रहेगा, बट PLI के थ्रू जो सेगमेंट्स में जैसी जरूरत है, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में कुछ कुछ चेंजेस की जरूरत है, लगातार सरकार उस पर काम करती रहेगी। एक झटके में सब कुछ करना तो उनके लिए भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली उनको पॉकेट से रिबैलेंस करने हैं। बट मुझे लगता है मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस सर्टेनली रहेगा। और जनरली लॉन्ग टर्म में मैन्युफैक्चरिंग फोकस अगर रहता है, तो वो सर्विसेज इंडस्ट्री को भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली काफी सब्सटैंशियली एड करेगा। तो मुझे लगता है मैन्युफैक्चरिंग फोकस बिल्कुल रहेगा, और लॉन्ग टर्म में वो इनडायरेक्टली डायरेक्टली आपकी सर्विसेज इंडस्ट्री को भी काफी सब्सटैंशियली एड करेगा। अच्छा, आप मार्केट पे आते हैं सर। बिल्कुल प्योर मार्केट के लिहाज से क्वेश्चन, पहला सवाल जो सब जानना चाहते हैं, हमारी आपकी बात हो रही है 24,500 24,600 के जोन पे। तो अगले 1 साल तक आप कहाँ देखते हो मार्केट को? क्या यहाँ से भी तेजी बढ़ सकती है, या फिर एक करेक्शन, मच अवेटेड करेक्शन को रूल आउट नहीं किया जा सकता? देखिए, 1,000, 1,500, 2,000 पॉइंट की करेक्शन बाजार में कभी भी आ सकती है, बट डोमेस्टिक रीजंस खोज पाना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल है। प्लस रिसेंटली हमारा बॉन्ड इंडेक्स इंक्लूजन हुआ है, इसके अलावा जिसकी वजह से फ्लोज आएंगे, उसकी वजह से करेंसी कैसे किस करवट बैठती है, ये एक देखने लायक चीज होगी। ऐसा हमारे साथ पहले कभी नहीं हुआ। हम 20-25 बिलियन डॉलर्स की बात कर रहे हैं जो रेगुलर इनफ्लोज आएंगे। तो वो एक काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। उसकी लिहाज से करेंसी कैसे रिएक्ट करती है वो हमको देखना होगा।
तो मुझे लगता है कि मोटा मोटी डोमेस्टिक फैक्टर्स पे तो मैं कहीं पे भी कोई रीजन खोज नहीं पा रहा हूँ कि कोई करेक्शन आएगी। इन्फ्लेशन थोड़ा बहुत परेशान कर रहा है, खास करके वेजिटेबल इन्फ्लेशन, लेकिन वो भी मेरे हिसाब से अगले 2 से 3 महीने में सबसिस्ट कर जाना चाहिए, तो सबसाइड कर जाना चाहिए, तो वहां से भी कोई बहुत बड़ा टेंशन नहीं। ग्लोबली मुझे लगता है जियो पॉलिटिक्स एक प्रॉब्लमेटिक इवेंट है। चाइना में रियल एस्टेट की जो प्रॉब्लम्स हैं वो एक प्रॉब्लमेटिक इवेंट है। वहां से अगर कुछ निकल के आता है, वो स्नोबॉल करके कुछ बड़ा बन जाता है, जो बिल्कुल पॉसिबल है आज के इंटरट्वाइंड वर्ल्ड में, तो वो एक चैलेंजिंग एनवायरनमेंट है। बट उसके अलावा मुझे अक्रॉस द बोर्ड एज सच डोमेस्टिक लेवल पे तो कोई रीजन दिखाई नहीं देता कि हम बहुत ज्यादा करेक्शन देखें। कंजर्वेटिवली अग्रेसिवली मुझे लगता है यहाँ से भी आप 20-22% जैसी अपसाइड और देख सकते हैं बाजार में। तो फिर Q1 अर्निंग्स कैसे रह सकती हैं सर? क्या इस बार कौन से ऐसे सेक्टर्स होंगे जहां पर आपको लगता है कि अर्निंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट हो सकती हैं, और स्पेशली ये जो TCS और HCL टेक्नोलॉजीज की अर्निंग्स आई, इसके बाद IT सेक्टर पे आपका व्यू? देखिए क्वार्टरली नंबर्स पे ग्रॉस लेवल पे अक्रॉस द बोर्ड बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है। फ्लैटिश काइंड ऑफ नंबर्स होने चाहिए। तो इस वजह से मुझे लगता है डिसअपॉइंटमेंट्स होने का चांस बहुत कम है, क्योंकि आप बहुत लो एक्सपेक्टेशन से क्वार्टर में एंटर कर रहे हैं। जहाँ तक सेक्टर स्पेसिफिक बात है, तो रियल एस्टेट के नंबर्स ऑब्वियसली बढ़िया रहने चाहिए। हमने हमेशा जो अपडेट्स देखी हैं वो काफ़ी स्ट्रांग रही हैं। ऑटोज के नंबर भी अच्छे रहने चाहिए, कोई तरीके का कोई स्लो डाउन हमें वहाँ भी दिखाई नहीं दिया है। तो ये दो सेगमेंट्स के नंबर ठीक रहने चाहिए। केमिकल्स में थोड़ी बहुत रिकवरी की सुगबुगाहट आपको देखने को मिल सकती है इस क्वार्टर के नंबर्स में, तो वो एक सेक्टर हो सकता है जहाँ थोड़ा पॉजिटिविटी रहे। क्योंकि ऑटोज और रियल एस्टेट में मुझे लगता है वैल्यूएशन कंफर्ट खोजना तो थोड़ा सा मुश्किल है अब। मेरे हिसाब से ऑटोज में हीरो मोटोकॉर्प के अलावा कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं है जहां आपको थोड़ा वैल्यूएशन कंफर्ट हो। तो मुझे लगता है ऑटोज और रियल एस्टेट में तो शायद अक्रॉस द बोर्ड कुछ भी खोजना मुश्किल होगा जहां वैल्यूएशन कंफर्ट खोज पाए। तो केमिकल्स में एक बास्केट हो सकती है जहां आपको थोड़ी बहुत अपॉर्चुनिटी मिले। जहां तक आईटी कंपनीज का सवाल है, हम ये मान के चल रहे थे कि ये क्वार्टर में जो नंबर्स आएंगे, फिर से वही एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल थी नहीं। और ग्रेजुअली जैसे जैसे यूएस स्टेबलाइज होता है, इंटरेस्ट रेट्स का जो रिवर्सल है वो काफी बड़ा इवेंट होना चाहिए, जिसकी वजह से इंडिया में और आईटी के लिए जो सेंटिमेंट है उसमें काफी बड़ा सुधार आना चाहिए। तो मुझे लगता है आईटी में अभी भी ये सुधार चालू रहना चाहिए। थोड़ा रन अप आगे अक्रॉस द बोर्ड तो हो सकता है अक्रॉस द बोर्ड आपको अब आईटी में और ज्यादा तेजी तुरंत नहीं देखने को मिले। बट एक इंटरेस्टिंग स्पेस जो मैं अभी थोड़े दिन में पढ़ रहा था कि ये जो डेटा वेयर हाउसेज वगैरह बनाने की बात है, उसमें काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी सर्वर्स के लिए निकल के आ सकती है। जिसमें प्रोबेबली वीपी विप्रो और एचसीएल टेक को लॉन्ग टर्म में काफी बड़ा फायदा हो सकता है। बट अक्रॉस द बोर्ड मैं ये मानता हूँ कि ज्यादातर आईटी कंपनीज के लिए आने वाले 6 से 9 महीने काफी पॉजिटिव रहने चाहिए, कमेंट्री काफी पॉजिटिव रहनी चाहिए, और लगातार शायद हम अर्निंग्स अपग्रेड या फोरकास्ट की तरफ ही देखेंगे। सर अभी ऐसा लगा जब मार्केट में जो रिसेंट रैली हुई ना, उसमें लार्ज कैप स्टॉक्स ने धूम मचा दी। शुरुआत तो बैंकिंग से हुई थी, जब बैंक निफ्टी रिकॉर्ड हाई पे पहुंचा था, एकदम से हमने चलते देखा था HDFC बैंक, ICICI, एक्सिस। सरकारी बैंक से वैसे ही नहीं हो पाया। उसके बाद फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज की बारी आ गई, और अब TCS की बारी आ रखी है। तो ये लार्ज कैप्स की तरफ एकदम से इंक्लाइंड क्यों हो गया मार्केट, और ये स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक से क्या दूर रहना चाहिए अभी? दूर नहीं रहना चाहिए। देखिए स्मॉल कैप मिड कैप में आपको अगर स्पेसिफिक अंडरस्टैंडिंग है, आप खुद थोड़ा सा समझ सकते हैं, rather देन कि सिर्फ कहानी सुन के आप पैसा डाल दें। मूवमेंट वहां भी पॉकेट्स में हो रही है, बट वो बड़ी पॉकेट है। और जो आपका इंडेक्स फंड में पैसा वगैरह आता है या लार्ज कैप ओरिएंटेड फंड्स में पैसा आता है, ज्यादातर एसआईपीज वगैरह के फ्लो उधर ही आते हैं। तो वो फ्लोज आपको ज्यादातर कल्मिनेट होते दिखते हैं लार्ज कैप्स में। और जैसे जैसे बाजार बढ़ेगा, मेरे हिसाब से जो सेंसिबल पैसा है वो थोड़ा सा रिस्क को एडजस्ट करके रिटर्न्स को देखेगा। तो वैसे वैसे वो पैसे लार्ज कैप में शिफ्ट होंगे, तो वो शिफ्ट की वजह से और जो इंडेक्स फंड में फ्लोज हैं उसकी वजह से, या लार्ज कैप फंड्स में फ्लोज है उसकी वजह से, इवन जो स्मॉल कैप मिड कैप फंड्स है मेरे हिसाब से वो भी जो अपनी लार्ज कैप एलोकेशन है उसको पूरा हिल्ट तक ले जाएंगे जैसे जैसे बाजार और बढ़ते हैं। तो वहां पे डिमांड अच्छी रहेगी। और पिछले कुछ समय से काफी अंडर परफॉर्म भी किया है लार्ज कैप्स ने, तो जो टाइम करेक्शन की वजह से वहां थोड़ा थोड़ा आपको वैल्यूएशन कंफर्ट मिला, वो काफी स्ट्रांग हो गया था। टीसीएस आईटी ने पूरे ने काफी अंडर परफॉर्म किया था पिछले कुछ समय में। तो मुझे लगता है ये 4-5 चीजें प्ले आउट कर रही हैं। और ग्रेजुअली आपको ये ट्रेंड कंटिन्यू होने तो होता दिखना चाहिए, क्योंकि जिसको भी पूरी डिटेल में समझ में नहीं आता है वो प्रेफर करते हैं कि शुरू में लार्ज कैप्स वगैरह में ही रहे वो। और जब एक बारी मोटा मोटी बाजार उनको समझ में आने लगे तब वो धीरे धीरे वेंचर करते हैं रिस्क एसेट्स में, जो मिड कैप स्मॉल कैप्स हैं। ऑब्वियसली रिस्क वहाँ ज्यादा है, तो जो सेफ पैसा है मेरे हिसाब से वो लार्ज कैप्स में आएगा। और जैसे जैसे बाजार और बढ़ते हैं, वैसे वैसे मेरे हिसाब से मिड कैप और स्मॉल कैप का परसीव्ड रिस्क और बढ़ेगा। तो और ज्यादा एलोकेशन मोस्ट प्रोबेबली लार्ज कैप्स की तरफ होगी।
सर अगर सपोज करिए हर महीने जो 20,000 करोड़ रुपए म्यूचुअल फंड्स के पास आ रहा है, आपको मिल जाता हो 20,000 करोड़ रुपए हर महीने, तो आपके पास इतने विकल्प थे कि आप हर महीने 20,000 करोड़ रुपए इंडियन मार्केट में डिप्लॉय करते चले जाओ। देखिए, विकल्प किसी एक को तो मिल नहीं रहे, सारी इंडस्ट्री को मिल रहे हैं, तो वो एक एडवांटेज है। सबके पास अपने अपने बास्केट हैं, जिसमें कुछ स्टॉक्स शायद उतना बढ़िया नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, पॉकेट्स परफॉर्म करते हैं, पॉकेट्स नहीं परफॉर्म करते हैं। और म्यूचुअल फंड के संग एक एडवांटेज है कि वो बहुत छोटी अवधि की तरफ देख नहीं रहे, वो एटलीस्ट 5 से 6 साल के होराइजन की तरफ देख रहे हैं। तो जब हम बात करते हैं, हम 2 से 3 साल की बात करते हैं, बट जब एक म्यूचुअल फंड 5 से 6 साल की बात करता है और बड़े क्वांटम की बात करता है, उनके लिए वो डिसीजन इस लिहाज से थोड़ा आसान हो जाता है। बट वो ऐसा तो नहीं है कि वो सारा पैसा एक दिन में डालते हैं और स्प्रेड आउट करके डालते हैं। एवरेज में ज्यादातर म्यूचुअल फंड्स में 70 से 80 स्टॉक्स हैं। तो मुझे लगता नहीं कि इतना मुश्किल होगा 20,000 करोड़ रुपए डालना। हमारी मार्केट कैपिटलाइजेशन भी सब्सटैंशियली बड़ी है, लगातार बड़ी कंपनीज के आईपीओ एफपीओ आ रहे हैं जो फर्दर ऐड कर रहे हैं। तो अभी भी पॉकेट्स हैं। अब जैसे लार्ज कैप में एलआईसी आज भी वैल्यूएशन वाइज एक कंफर्टेबल जोन पे है। तो मिड कैप यूपीएल, वहां भी एक ठीक ठाक अपॉर्चुनिटी है। तो मुझे लगता है बहुत सारे पॉकेट्स हैं ऐसा, जहां आप कन्विक्शन के साथ अगले अगर 4 से 5 6 साल 10 साल के लिए बेट कर रहे हैं, तो इतना मुश्किल नहीं है पैसा डालना। इनफैक्ट कैश पे है ही नहीं, सब कुछ डिप्लॉयड ही है म्यूचुअल फंड का, ऐसा लग रहा है ऐसी मार्केट में। और बहुत ही स्ट्रांग रैली जो बनी है उसमें मेजर कंपोनेंट तो म्यूचुअल फंड ने एंजॉय किया। म्यूचुअल फंड ने बहुत ही तगड़ा पैसा बना के दिया है इस बार इन्वेस्टर्स को। तो देखते हैं। वैसे सवाल ये भी है कि क्या ये दोबारा से रेप्लिकेट हो सकता है, यही जो परफॉर्मेंस थी बीते एक साल की स्मॉल कैप मिड कैप म्यूचुअल फंड में, क्या ये कंटिन्यू होती नजर आती है? एसआईपी जारी रखें? कुछ म्यूचुअल फंड ने तो नई एसआईपी लेने से ही मना कर दिया। देखिए, वो म्यूचुअल फंड की प्रूडेंस है। उन्हें लगता है कि वो जितना हिस्टोरिकल डेटा और समझ समझ मेंटेन करते हैं उन फंड्स की, उनको नहीं लगता कि अब उनको और फंड और पैसे इस लेवल पे लेने चाहिए। क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में एक ट्रेंड है कि बाजार जितना ऊपर जाता है आपके इन्फ्लोज उतने बढ़ते हैं। टिपिकल रिटेल माइंडसेट है। नीचे के लेवल पे पैसे कम आते हैं। तो फंड्स को अगर अपनी परफॉर्मेंस ठीक रखनी है तो ये व्यू उनको लेना पड़ता है। ये एक प्रूडेंट पॉलिसी है। अगर उन्हें ओवरहीटेड लग रहा है, वेदर ओवरहीटेड है कि नहीं, ये एक इंडिविजुअलिस्टिक कॉल है। लेकिन अगर उन्हें ओवरहीटेड लग रहा है और उन्हें लगता है ये प्रूडेंट पॉलिसी है कि अब उन्हें रोक देना चाहिए, तो वो उनकी उनकी कॉल है। और जब आप एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर को पैसे देते हैं तो आप इसी हिसाब से देते हैं कि वो बाजार आपसे बेटर समझते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ भी गलत है। बट जहां तक ये परफॉर्मेंस रिपीट होने का सवाल है, मुझे लगता है आपको थोड़ा सा स्केप्टिकल होना चाहिए। जैसा मैंने पहले रेलवे डिफेंस ये सब स्टॉक्स के लिए भी बोला कि हो सकता है आने वाले समय में आपको एक आधी इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटीज मिले। जहां तक एसआईपी कंटिन्यू करने का सवाल है, मेरे हिसाब से जिसने भी एसआईपी की है उनको कम से कम 5 से 7 साल उन एसआईपी को कंटिन्यू करना चाहिए, रादर देन उसमें मार्केट टाइमिंग करने की कोशिश करने के। और 5 से 7 साल जिसमें जब आपका कॉर्पस जमा हो जाए, फिर आप एसेट एलोकेशन के प्रिंसिपल्स एलोकेट करिए। जब आपको बाजार महंगा लगे या आपका एडवाइजर आपको बताए कि बाजार उसको महंगा लग रहा है, तब आप थोड़ा पैसा गोल्ड में या नॉन रिस्कियर एसेट्स में, चाहे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, चाहे लॉन्ग टर्म कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में या शॉर्ट टर्म फंड्स में, वहां शिफ्ट करिए। और फिर जब वो करेक्शन थोड़ी आ जाए तब आप उसको वापस इक्विटीज में एलोकेट करिए। तो वो एसेट एलोकेशन का पार्ट है, वो आपका एडवाइजर आपको बेटर एडवाइस करेगा। बट जहां तक एसआईपी बंद करने का सवाल है, मुझे लगता है ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और जो करंट जनरेशन है, जो नए इन्वेस्टर्स हैं जो म्यूचुअल फंड्स वगैरह में इन्वेस्ट कर रहे हैं, मेरे भी कुछ दोस्त हैं जो नए थे इस फील्ड में, लेकिन उन्होंने भी 2018 से 20 कोविड के टाइम जो करेक्शन वगैरह आई, किसी ने अपनी एसआईपी बंद नहीं की। तो मुझे लगता है ये एक चेंज ऑफ ट्रेंड है। पहले लोग थोड़ा घबरा के एसआईपी वगैरह बंद करते थे, थोड़ा अनश्योर रहते थे। बट इस बार का जो इन्वेस्टर है वो बहुत कुछ, जो नई जनरेशन है वो बहुत पढ़ लिख के समझ के भी आ रहे हैं। अब बहुत सारे लोग बिना समझे भी आ रहे हैं, प्योरली रिटर्न्स को टारगेट करके। उनको थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। बट जो ये चीज समझ के आ रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में मोटा मोटी ये बेस्ट एसेट क्लास है जहां से आप 12-15% सालाना की सीएजीआर निकाल सकते हैं, तो मुझे लगता है वो लोग एसआईपी वगैरह बंद करने के बारे में नहीं सोच रहे। और वो बिल्कुल सही अप्रोच है। आपको एसआईपी कभी भी बंद करने के बारे में नहीं सोचनी चाहिए। 5 से 7 साल जब आपका कॉर्पस जमा हो जाए, उसके बाद उसमें एसेट एलोकेशन के प्रिंसिपल्स जमा करिए, रादर देन उसमें रोज रोज टाइमिंग करने के। ओके सर, ये मान के चलते हैं कि बाजार में अब कभी भी करेक्शन आ सकता है, चलो ठीक है। लेकिन हमको नियमित तरीके से इन्वेस्टमेंट करना है। आपके रडार पर कौन से सेक्टर्स हैं जहां पर पैसा बनने की संभावना अब बहुत ज्यादा है, जहां पर वैल्यूएशन कंफर्ट है? और दूसरा, फिर कौन से स्टॉक्स रखें रडार पर? आपकी टॉप पिक्स क्या होगी? इसको हम बजट पिक्स का ही नाम नाम देंगे अभी, बजट से पहले। देखिए, मैं यूजुअली वही स्टॉक्स पिक करता हूँ जो थोड़ा सबड्यूड वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे हैं और जिन्होंने बहुत ज्यादा परफॉर्म नहीं किया हो।
तो मुझे लगता है लार्ज कैप्स में, जैसा हम शुरू में भी बात कर रहे थे कि बजट में सामान्य आदमी और रूरल इंडिया में फोकस होना चाहिए, कंजम्पशन को एक ड्राइव मिलनी चाहिए। रूरल इंडिया में ऑलरेडी हमने थोड़ा सा अपटिक देखा है, तो मेरे हिसाब से आईटीसी को उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। वैल्यूएशन कंफर्ट भी है, अगर 25 टाइम फॉरवर्ड पे भी ट्रेड करता है तो मेरे हिसाब से 550, 525 के आसपास के लक्ष्य निकलते हैं। तो लार्ज कैप्स में आईटीसी, मिड कैप सॉर्ट ऑफ में मैं अभी भी यूपीएल पे काफी पॉजिटिव हूँ। मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में काफी बढ़िया बेनिफिट्स मिलने चाहिए, और अगर एग्री फोकस रहता है तो वहां से भी थोड़ा बॉयल ओवर इनको मिलना चाहिए, तो यूपीएल काफी पॉजिटिव रहना चाहिए। और जनरली भी एग्रोकेम मुझे लगता है कि एक सबड्यूड स्पॉट है जहाँ काफी चैलेंजेस रहे हैं, चाहे इन्वेंट्री ओवरहैंग के, स्टॉकिंग डी स्टॉकिंग के। तो ग्रेजुअली वो पेन थोड़ा सा कम हो रहा है, तो अगले 6 से 9 महीने में वहाँ काफी इंप्रूवमेंट आपको देखने मिलनी चाहिए। और थीम के हिसाब से चूंकि सरकार का फोकस रिन्यूएबल एनर्जी पे रहेगा, तो मुझे लगता है वहाँ पे एमटार एक काफी बढ़िया बेनिफिशियरी होना चाहिए। डेटा वेयर हाउसिंग में उनका फोकस है, वहाँ एक काफी बढ़िया ग्रोथ आने वाले समय में आनी चाहिए। न्यूक्लियर पे कंपनी का फोकस है, वहाँ भी रिन्यूएबल में सरकार का फोकस होना चाहिए। इसके सब अलावा हाइड्रोजनेशन पे काफी फोकस होना चाहिए, तो वहाँ भी कंपनी हाइड्रोलाइजर्स वगैरह बनाती है ब्लूम के संग टाई अप में। तो मुझे लगता है ये 3-4 स्टॉक्स आपको बजट पे बेस करके आप देख सकते हैं, जहाँ वैल्यूएशन कंफर्ट भी है, और मुझे लगता है लॉन्ग टर्म ट्रिगर्स भी फेवरेबल हैं इन कंपनीज के लिए। ओके सर, आखिरी सवाल ये होगा कि ऐसा लग रहा है कि सरकार और सेबी वायदा कारोबार से आम निवेशकों को रोकना चाहती है, तो क्या इस बजट में कुछ हम ऐलान सुन सकते हैं डेरिवेटिव मार्केट पे टैक्स को लेकर, या फिर कोई कैपिटल गेन से जुड़ा हुआ कोई भी नया विकल्प सरकार तलाश रही है कि इस बजट में जो अनाउंस हो सकता है टैक्स को लेकर? देखिए, मुझे नहीं लगता कि कैपिटल गेन से रिलेटेड कुछ भी सरकार करेगी। वहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली अनटच्ड ही रहना चाहिए, क्योंकि सरकार की हमेशा से यही नीतियां रही है कि हम कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसीज पे फोकस करेंगे। और अगर आप एफ एंड ओ में वॉल्यूम कर भी करना चाहते हैं कि रिटेल थोड़ा पार्टिसिपेशन ज़्यादा है, ग्लोबल जो इम्बैलेंस है उसके हिसाब से ग्लोबली शायद इतना ज़्यादा एफ एंड ओ फोकस कहीं भी नहीं है जितना हमारे यहाँ है। तो मुझे लगता है वहाँ अगर सरकार कुछ करना चाहती है तो वहाँ हो सकता है कुछ चेंजेस लाए, बट वो बजट में लाएंगे या सेबी उसके बाहर लाएगी, वो देखने लायक चीज़ है। बट जहाँ तक डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट पे बात है, मुझे नहीं लगता एचटीसीजी एलटीसीजी में कोई मटेरियल चेंजेस आएंगे। बट एफ एंड ओ पे सर्टेनली कुछ चेंजेस आ सकते हैं, जिस तरीके से सेबी की भी कमेंट्री रही है। और जो डेटा है वो भी काफी प्रॉमिसिंग नहीं रहा है कि रिटेल निवेशक ज्यादातर पैसा खो ही रहे हैं वहां से, हालांकि फिर भी उनकी इन्वॉल्वमेंट काफी ज्यादा है, और जो यंगर जनरेशन है वो काफी एक्टिवली इन्वॉल्व है। तो मुझे लगता है एज अ परसेंटेज वो थोड़ा ज्यादा है, तो हो सकता है वहां पे कुछ चेंजेस आ जाए। बट एलटीसीजी एचटीसीजी में जनरली मुझे नहीं लगता कि कोई भी चेंजेस आएंगे। शरद जी, बहुत शुक्रिया अपना समय बिस्तक को देने के लिए, और बजट से पहले अपने व्यूज शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।